नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मोदी जी आजकल ट्रेंडिंग है, ट्रेंड हो रहे हैं मोदी जी। उसकी वजह है कि एक तो उनको अभी 5 देश घूमने गए थे, 4 देश से पुरस्कार बटोर के ले आए, वहाँ के श्रेष्ठ पुरस्कार। कुल मिलाकर के 27 देशों ने उनको पुरस्कार दिया है। श्रेष्ठ मतलब जो प्रधानमंत्री को मिला वहाँ का जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है वो दिया गया 27 देशों में। और ये जान लीजिए कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको इतने सारे पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। फिर जो है 17 बार इन्होंने विदेशी संसद में भाषण किया है। इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी का नहीं है। इसके बाद 7 विदेशी संसद में भाषण देने का रिकॉर्ड जो है मनमोहन सिंह के नाम है। इंदिरा गांधी, नेहरू, बाकी लोग बहुत पीछे हैं। अब लोग, विपक्ष के लोग तो ये कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने देश का भट्ठा बिठा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र मोदी जी की इज्जत उतार दी ट्रंप ने, वगैरह वगैरह कहा जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी है कि दमा, जिसको कहते हैं कि हर जगह से डंका बजे न बजे पुरस्कार लेकर के आ रहे हैं। पाकिस्तान से जब लड़ाई शुरू हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो भले किसी देश ने समर्थन नहीं किया, उन 27 देशों में से 7 देश ने भी समर्थन नहीं किया। लेकिन मोदी जी का अलग रुतबा है। मोदी जी पूरी दुनिया में जो है श्रेष्ठ बनकर घूम रहे हैं। अभी मोदी जी के बारे में कुछ भगवंत मान ने बोल दिया, और भगवंत मान ने बोला उसको लेकर के बहुत जो है परेशान है बीजेपी के लोग, एकदम एग्रेसिव नोट पर है और कह रहे हैं कि भगवंत मान को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, और उनके बारे में कुछ भी कहना 140 करोड़ लोगों का अपमान है। नरेंद्र मोदी जी को जो सम्मान मिला है वो 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला नहीं जाना चाहिए। मतलब कमाल है, जब नेहरू के खिलाफ बोलते हैं ये लोग, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी क्या नहीं बोलते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्या नहीं बोला मनमोहन सिंह के खिलाफ। क्या मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी? क्या नेहरू भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? उनके खिलाफ अगर बोलते हैं नरेंद्र मोदी तो बड़ा सही बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोल दे तो बहुत गलत हो जाता है। ये है इनका नैरेटिव। बहरहाल आज हम चर्चा करेंगे, नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, इसी साल 75 साल के हो जाएंगे। और 75 साल का फॉर्मूला जो है खुद नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था, आपको याद होगा, जब 2014 के चुनाव में 75 साल से ऊपर के जो नेता थे, और खास करके दो बड़े नेता, एक तो लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे मुरली मनोहर जोशी, वो अचानक किनारे कर दिए गए, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए। कहाँ तो आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, और कहाँ उनको रिटायर कर दिया गया, टिकट भी नहीं दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा गया कि 75 साल जब उम्र हो जाए तो रिटायर हो जाना चाहिए, और बड़ी चर्चा हुई थी उस वक्त। सब लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने ये जो नियम बनाया है वो आगे भी चलेगा, और आगे चला। 2016 में देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री उसमें आनंदीबेन पटेल थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा जब 75 साल की हुई। फिर नजमा हिपतुल्ला जी को इस्तीफा देना पड़ा था कैबिनेट से, जब वो 76 साल की हो गई थी। फिर देखिए कि 2019 में भी ये ट्रेंड जारी रहा, और 2019 में खुद भाजपा के तब जो अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल के ऊपर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, और ये पार्टी का फैसला है। वो चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं मिला। सुमित्रा महाजन उसके पहले जो है वो लोकसभा अध्यक्ष थी। हुकुमदेव नारायण यादव जो है बड़े बढ़िया वक्ता नेता माने जाते रहे, समाजवादी नेता रहे वो, उन सबको टिकट नहीं मिला, इसलिए कि वो 75 साल पार कर गए थे। फिर 2024 में भी हुआ कि राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा, ऐसे कई लोग थे जिनका टिकट काट दिया गया 75 साल की वजह से। लेकिन जब 2024 के चुनाव के पहले, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तो केजरीवाल जी ने
जमानत पर रिहा होने के बाद कहा था कि अब चुनाव अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, चूंकि 1 साल के लिए बने, 75 में उनको रिटायर होना है। तब अमित शाह जी ने कहा था कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, और प्रधानमंत्री रिटायर होने वाले नहीं है नरेंद्र मोदी। अब जो है फिर से एक बार चर्चा चल पड़ी कि क्या नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे, क्या नरेंद्र मोदी अगर रिटायर नहीं होंगे तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और ये बात फिर से इसलिए चल पड़ी है कि 9 जुलाई को नागपुर में आरएसएस के जो मुखिया है मोहन भागवत, वो पुराने आरएसएस के जो एक विचारक थे मोरोपंत पिंगले, उन पर एक किताब का विमोचन कर रहे थे। और उस विमोचन के दौरान उन्होंने कहा, जब आप 75 के हो जाते हैं इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को रास्ते देना चाहिए। हालांकि कहा जा रहा है कि खुद भागवत जो है 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या वो भी पद छोड़ेंगे, हटेंगे? ये बड़ा बढ़िया और दिलचस्प सवाल है। नरेंद्र मोदी जी 75 साल के, भागवत जी 75 साल के, तो क्या दोनों पद छोड़ देंगे, 75 साल वाला पालन करेंगे, या दोनों पद पर बने रहेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसका जिक्र इसलिए उन्होंने किया कि जो किताब है मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस, उसमें पिंगले जी ने खुद कहा था, जिन पर किताब लिखी गई है, उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष के होने के बाद अगर आपको शॉल देकर सम्मानित किया जाता है, इसका मतलब है कि आपको अब रुक जाना चाहिए, आपकी आयु हो चुकी है, हट जाइए और दूसरों को आगे आने दीजिए। अब नरेंद्र मोदी जी का तो नाम लिया नहीं भागवत जी, ना अपना जिक्र किया कि भैया मैं भी 75 साल का हो गया हूँ, मुझे भी अब जो है कोई कहे इसके पहले हट जाना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कह सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कहा, ये भी सवाल है। और क्या नैतिकता के आधार पर, चूंकि आपने सब लोगों को रिटायर किया है, 75 साल उम्र का एक जो है आपने ही मर्यादा रेखा तय की है कि 75 साल के बाद आप राजनीति से रिटायर हो जाएंगे, सक्रिय राजनीति से मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। तो क्या भागवत जी हट जाएंगे? भागवत जी के हटने का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पीछे क्रम लगा हुआ है। और वो भागवत जी जिसको चाहे प्रधान ये अपना अपनी गद्दी जो है सौंप जाए। लेकिन मोदी जी के बाद कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। मोदी जी अगर हटते हैं, प्रधानमंत्री छोड़ते हैं पद या हटाए जाते हैं, तो किनको लाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, बीजेपी को कोई अध्यक्ष नहीं मिला। ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी को कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। और आरएसएस कहा जा रहा है कि इसके पीछे वजह है आरएसएस और बीजेपी में खींचतान। जो नागपुर गिरोह है और जो गुजरात गिरोह है, दोनों के बीच जो है खींचतान चल रही है। एक इंटरव्यू का जिक्र मैं और करूंगा, जो निशिकांत दुबे है, निशिकांत दुबे पिछले दिन इंटरव्यू दे रहे थे एक पत्रकार को, और उसमें उन्होंने कहा, जब जिक्र आया प्रधानमंत्री पद के लिए, तो उन्होंने कहा कि 20 साल तक कोई पद खाली नहीं है प्रधानमंत्री पद। आदित्यनाथ जी की जगह कहाँ है वहां? लोगों ने तब भी बात की थी कि आदित्यनाथ जी का पत्ता तो ऐसे ही काट दिया, और 20 साल अगर जगह नहीं है कि कौन होगा प्रधानमंत्री के? क्या मोदी जी 20 साल बने रहेंगे प्रधानमंत्री, या मोदी जी के बाद अमित शाह बनेंगे प्रधानमंत्री? लेकिन अमित शाह जी का पिछले दिनों 2 दिन पहले ही एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि अब मैं जो है रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ, और रिटायर होने के बाद मैं प्राकृतिक खेती करूंगा, वेद और उपनिषद का अध्ययन करूंगा। उसकी भी व्याख्या अगर की जाए कि ऐसा क्यों कहा अमित शाह जी ने, क्या उनको पता है कि उनका भारी विरोध है आरएसएस में, और वो नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनाए जा सकते? क्या उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अब इतने ताकतवर नहीं रहे और आरएसएस का विरोध नहीं किया जा सकता है, आरएसएस जो चाहता है वो करेगा, और ऐसी स्थिति में क्या नरेंद्र मोदी वाकई हटा दिए जाएंगे? और अगर नरेंद्र मोदी हटा दिए जाते हैं तो अमित शाह जी क्या करेंगे? क्या उनकी उसी तरह से चलती रहेगी, या दूसरे हावी हो जाएंगे? ये भी कहा गया कि राजनाथ सिंह को फिर अध्यक्ष बनाए बनाए जाने की तैयारी की जा रही है।
राजनाथ सिंह को माना जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टी और संघ के बीच ब्रिज का काम करते हैं, दोनों के बीच वो एक संबंध स्थापित कर लेते हैं जिसमें प्रेम रस रहता है। ये अमित शाह या नड्डा साहब जो है वो एक अलग नोट पर चले और उन्होंने हमेशा ये किया कि जो बीजेपी है वो सबसे ताकतवर है। आपको याद होगा कि नड्डा जी ने एक बार कहा भी था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी बिना आरएसएस के अब जो है काम कर सकती है। और उसके बाद फिर कई तरीके की बातें आई, नड्डा जी को बैकफुट पर जाना पड़ा और कहा गया कि जो चुनाव हारे कुछ जगह उसमें खास करके लोकसभा की बात आई थी कि जो आरएसएस है वो शिथिल पड़ गया था, चुप पड़ गया था और इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी 273 भी पार नहीं कर सके। हालांकि ये कहा गया कि आरएसएस अलग अलग चेहरा रखता है, जब जीत जाता है, पार्टी जीत जाती है तो श्रेय खुद लेते हैं, जब हार जाती है पार्टी तो दूसरे के सर ठीकरा फोड़ देते हैं। अभी जो है नरेंद्र मोदी जी की जो गति है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह देखी है तो नरेंद्र मोदी जी की छवि दोनों जगह लगातार धूमिल हो रही है। ये जो सीज फायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसमें काफी भद हुई और कहा जाता है कि बीजेपी के लोगों के भीतर भी जो है नाराजगी आई, कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी आई कि नरेंद्र मोदी ने इज्जत मिट्टी में मिला। फिर जिस तरह से दुनिया में डंका बजने की बात कही जा रही थी तो दुनिया में डंका बजने का काम कितना हुआ ये पता चल गया जब कोई भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ और ट्रंप बार बार कहते रहे कि हमने युद्ध रुकवाया और दुनिया के बड़े देश पाकिस्तान से के साथ खड़े दिखाई पड़े, हिंदुस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई पड़ा और बीजेपी के लोग कभी ये नहीं कन्विंस कर पाए लोगों को कि ये जो है सीज फायर वो क्यों किया गया। जेट विमानों को लेकर के जिस तरह से राफेल गिराए जाने की बात हुई और जिस तरह से और दूसरी बातें हुई, तमाम जगहों पे लगा कि बीजेपी और सरकार जो है आरएसएस जो है वो कुछ छुपा रहा है। आज तक क्लियर नहीं हुआ कि राफेल गिरा या नहीं गिरा, गिरा तो कैसे गया गिरा, छुप छुप करके रिस रिस करके बातें आते रहे। अभी हाल में जो राफेल कंपनी बनाती है उसने कहा कि विमान में गड़बड़ी हो गई थी इसलिए विमान गिरा। विमान में गड़बड़ी क्यों हो गई थी, क्या रख रखाव में दिक्कत थी, कुछ क्लियर नहीं है, कई बातें की गई। उसके बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नरेंद्र मोदी के हाल के वर्षों में भद हुई ट्रंप के आने के बाद, उससे भी एक जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी वो कमजोर पड़ी। फिर एक कहा जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी वो नाम नहीं रह गए हैं जिनके नाम पर बहुत दिनों तक आप जो है सत्ता चला सकते हो, लेकिन सवाल वही खड़ा हो जा रहा है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? अमित शाह नहीं तो क्या नितिन गडकरी? क्या नितिन गडकरी संभाल सकते हैं, गिरती भाजपा की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं? क्या आदित्यनाथ जी कुछ कर सकते हैं? ऐसे कई नाम हैं, लेकिन आदित्यनाथ को कहा जाता है कि बीजेपी उनके ये जो आरएसएस है वो आदित्यनाथ के साथ जाना चाहती है, लेकिन आरएसएस ने कभी आदित्यनाथ का उस तरह से नाम नहीं लिया और ऐसी स्थिति में कौन आगे आता है? हालांकि ये भी चर्चा चलती है कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो एक जो सबसे बड़ा खतरा आ गया है फिलहाल ये कि जब गाड़ी डगमग चल रही है, रास्ता बहुत कठिन हो गया, ऐसे में क्या ड्राइवर को बदलना सही रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, किसको लाएगा आरएसएस? कहा जाता है कि आरएसएस जो है पर्ची वाला मुख्यमंत्री लाता रहा। पर्ची वाले मुख्यमंत्री इसलिए आते रहे कि एक बिकाऊ नाम था नरेंद्र मोदी, एक व्यवस्था थी जो अमित शाह ने तैयार की व्यवस्था जिसमें सारी संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में किया जाए। अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी हटती है तो क्या वो बना रह सकता है? वो जो तंत्र जो डेवलप किया है वैसे ही बना रहेगा? एक सवाल ये है। दूसरा गहरा सवाल ये है कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके साथ तिकड़ी बनती है अडानी, क्या अडानी साथ देंगे आरएसएस का? क्या अडानी साथ देंगे बीजेपी का नरेंद्र मोदी अमित शाह के हटने के बाद? ये भी बड़ा सवाल है। तो कई सवाल है, उसमें आरएसएस कमजोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है और वैसे भी आरएसएस के लिए नैतिकता कोई बात नहीं।
कब क्या बोलेंगे, कब क्या कर देंगे, बीजेपी के लिए वो भी वही है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। अभी बिहार में जो चल रहा है, वोटों का लूट मार, जो चुनाव आयोग ने कहा है, उसमें क्या है? उसमें साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को भी लग रहा है, आरएसएस को भी लग रहा है कि बिहार हम हार जाएंगे। और बिहार हार जाएंगे इसके पहले ऐसी चीजें करना चाह रहा है ताकि शायद जीतने की उम्मीद बन जाए। हालांकि बिहार में भी स्थिति अच्छी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, मैं कल ही पढ़ रहा था कि नरेंद्र मोदी जी अब तक 55 बार बिहार जा चुके हैं। 11 साल में 55 बार बिहार जा चुके, लेकिन फिर भी बिहार में बीजेपी का आधार नहीं बना पाए। आज भी बीजेपी को नीतीश कुमार की पीठ पर चढ़ना पड़ा। और नीतीश कुमार को हटाने, हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, वगैरह वगैरह। नीतीश कुमार के नाम के बिना क्या बीजेपी सत्ता में आ पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे गहरा सवाल। और देखिए, रामविलास पासवान जी का जो बेटा है चिराग पासवान, कल उसने बयान दिया कि वहां राम, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है, सीतामढ़ी में सीता मंदिर बनाया गया, जानकी मंदिर बनाया गया। और अयोध्या से सीधा जो है, जो अयोध्या दर्शन करने आए वो सीतामढ़ी आए, सीता मंदिर का दर्शन करें, सीता मंदिर, भव्य सीता मंदिर का निर्माण हो, और इससे कॉरिडोर बनेगा, बिहार का इनकम बढ़ेगा। अब बताइए, बिहार का इनकम जो है सीता मंदिर बना के बढ़ेगा क्या? मध्य उत्तर प्रदेश का इनकम जो है अयोध्या कॉरिडोर से बढ़ेगा? ये सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि ये उनके मुंह से क्यों कहा जा रहा है? क्या बीजेपी खुद सीता मंदिर के लिए प्रयास नहीं कर सकती? क्यों वो मंदिर का प्रसंग नहीं उठा रही है? क्यों वो चिराग पासवान के मुंह से कहलवा रही है? ये भी एक सवाल है। और सवाल इसलिए है कि बिहार में बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। उसको पता है कि हम हारे हुए हैं। इस हार को जीत में कैसे बदले, इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन चुनाव आयोग क्या करेगा, ये आने वाला वक्त बताए। फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा, ये राजनीतिक गलियारे में यही चर्चा है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो सितंबर में उनको 75 साल होगा, हो सकता है प्रधानमंत्री की नैतिकता जागे और कहे कि बहुत कुछ कर लिया, अब हम आगे आने देते हैं। जाते जाते वो, है ना, कि हम कल्याण कर गए। देखिए किसको चुनते हैं नरेंद्र मोदी, या आरएसएस क्या करता है, कौन प्रभावी होता है। हालांकि अब तक यही कहा जा रहा है कि आरएसएस कमजोर है, बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी सबसे ताकतवर है, और उनको मात देना आसान काम नहीं है। इसलिए अमित शाह भी बोल चुके हैं, निशिकांत दुबे ने कहा है कि 75 साल का कोई बैरियर नहीं है, कोई मर्यादा रेखा नहीं है। यानी प्रधानमंत्री आगे भी बने रहेंगे नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है। बहरहाल, फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।